नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट ट्रेड यानी एलटी ग्रेड जिसका पॉपुलर नेम है उसको देखते हैं। समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है कंडक्टेड बाय उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है एलटी ग्रेड एग्जाम 2025 को। यानी ये दूसरी बार है, 2018 में पहली बार कराया गया था। हालांकि इस बार संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर जो इस बार कंडक्ट करा रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, क्योंकि 2018 की भर्ती विवादों में गिर गई थी, तो इसके बाद इसमें परिवर्तन महत्वपूर्ण रूप से यह किया गया कि इसमें 30 प्रश्न जो आपके जीएस के हैं यानी जनरल स्टडीज़ के 120 प्रश्न सब्जेक्ट के होंगे। तो यहाँ पर हम जीएस को देख रहे हैं। जो 30 प्रश्न महत्वपूर्ण है वो पीटी क्वालिफाई यानी मेंस और पीटी दोनों इसमें किया है। तो पीटी में जीएस है, तो जीएस में जो 30 प्रश्न जो जनरल स्टडीज़ के उसके प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज को देखते हैं इस लेक्चर में। और ये लेक्चर देखें तो जीआईसी लेक्चरर में 40 प्रश्न जो जीएस को उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, जिसमें जनरल स्टडी या जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण, क्योंकि ये सारे एग्जाम यूपीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हैं। यह नोट्स देखें तो समसामयिक घटना चक्र की नोट्स है, और इस नोट्स ये जो इंग्लिश में प्रिंटेड है यानी इंग्लिश में है। इसका हिंदी वर्जन जो है प्रैक्टिस सेट का, जो प्रैक्टिस सेट जीएस का वो इस चैनल पर करा करके अपलोड कर दिए गए हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर हिंदी के देख सकते हैं। इंग्लिश का यह जो लेक्चर है हालांकि इंग्लिश में है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाने का प्रयास करेंगे। तो यह भी एक तरह से हिंदी है, लेकिन इसमें जो दिया मटेरियल वो इंग्लिश में है। इसके प्रीफेस को देख सकते हैं, इंडेक्स दिया है यहाँ, प्रैक्टिस सेट इसमें दिए इंग्लिश वर्जन में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें यह है यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एग्जाम 2025 जनरल स्टडीज टेस्ट सीरीज 2 है। इसके अंतर्गत इसमें दिया गया पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, इसको देखें तो यह है द कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन फर्स्ट बिगिन इन, यानी जो फूड ग्रेन है यानी अनाज के जो है खाद्य अनाज है, सर्वप्रथम किस में उत्पादन शुरू हुआ था, किस काल में। यहाँ पर देख सकते हैं तीनों काल है, नियोलिथिक एज है, मेसोलिथिक एज है, पैथोलिथिक एज और प्रोहिस्ट्रिक पीरियड है। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो पहला ये नियोलिथिक एज में है। इसका मतलब नियोलिथिक एज का मतलब यह नवपाषाण काल में। यह जो काल है यह खाद्य उत्पादक काल कहलाता है, यानी जो प्रस्तर युग है यानी जो पत्थर का युग था उसको देखा जाए तो यह 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में प्रस्तर युग में पहला जो आपका बनता है वो पैलोलिथिक एज होता है, यानी ये वाला आपका पैलोलिथिक एज, इसको कहते हैं पूरा पाषाण काल। दूसरा इसमें मेसोलिथिक एज है, इसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल जो आपका है यानी ये पूरा पाषाण काल जो पैथोलिथिक है यह आखेटक एवं खाद्य संग्राहक का समय था। इसके बाद मेसोलिथिक एज देखें यानी मध्य पाषाण काल जो है यह आखेटक एवं पशुपालक का काल हुआ था। और आखिरी जो नियोलिथिक एज है नवपाषाण काल, इसी में खाद्य उत्पादक माना हुआ था। तो कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन इज फर्स्ट बिगिन इन नियोलिथिक एज, यानी कभी कभार यह हिंदी में भी इसका इंग्लिश पार्ट ही पूछ देता है, इसलिए आप इसको याद रखें कि नियोलिथिक का मतलब आपका नवपाषाण काल है, मेसोलिथिक का मतलब यह हुआ मध्य पाषाण काल है, पैथोलिथिक का मतलब पूरा पाषाण काल है। और यहाँ पर देखें प्रो हिस्ट्रिक पीरियड का मतलब हुआ आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटते हैं, एक सिंधु घाटी सभ्यता होती है और एक वैदिक सभ्यता होती है। तो ये भी कभार पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित, तो प्रो हिस्ट्रिक काल से संबंधित है। और ये जो तीनों काल हैं, उपरोक्त जो तीनों काल हैं, ये प्री हिस्ट्री यानी प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। प्री हिस्ट्री प्राग ऐतिहासिक काल, और यह जो आपका प्रो हिस्ट्री काल है आद्य ऐतिहासिक काल, और इसके बाद हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री जो होता है 3 भागों में हम अध्ययन करते हैं। आधुनिक हिस्ट्री है जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री आती है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा। चलिए देखते हैं समसामयिक घटना चक्र किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन दिया है। तो द कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन बिगिन इन द नियोलिथिक एज, दिस वाज व्हेन ह्यूमन फर्स्ट बिकेम एक्वेटेंट विथ एग्रीकल्चर। कहने का आशय हुआ कि यह नवपाषाण काल में जो मानव था खेती करना प्रारंभ किया था, और नवपाषाण काल में जो हुआ कि नवपाषाण काल में खेती करना प्रारंभ किया। और इसमें देखें इस काल में देखें तो मेहरगढ़ जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र में है से गेहूं व जौ की खेती तथा भेड़ एवं बकरी पालन प्रारंभ करने का साक्ष्य नवपाषाण काल में मिलता है सर्वप्रथम। इस काल के प्रमुख स्थल को देखना चाहें तो मेहरगढ़ हमने देख लिया जो पाकिस्तान में है, बुर्ज होम है, और गुफराल जो कश्मीर में है यानी भारत में है, कोल्डिहवा है, और महागढ़ है ये उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद चिराद सेनुआर देखें तो बिहार में है, सरुतरु और मारक डोला असम में, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, जो कि नवपाषाण काल से संबंधित हैं। इसमें बुर्जहोम के बारे में पूछ देता है जो कश्मीर में। इसमें कब्र में मालिकों के साथ कुत्ते यानी के साथ पालतू कुत्ते दफनाए गए हैं। बुर्जहोम का मतलब बुर्ज ब्रिज का स्थान, गड्ढा घर भी इसको कहते हैं, जो कश्मीर में इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए।
यानी जो नवपाषाण काल में महत्वपूर्ण स्थलों में शामिल है ये। चलिए दूसरा प्रश्न देखें, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। दूसरा है बुद्धा ग्रांटेड परमिशन फॉर द एडमिशन ऑफ वुमेन इनटू द बुद्धिस्ट संघा एज भिक्षुनिस्ट, यानी जो भिक्षुणी थी उनको कह रहा है। तो दूसरे का सही आंसर देखा जाए तो दूसरे का बी बनेगा, यानी वैशाली में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो यह है एट द रिक्वेस्ट ऑफ हिज डिसिप्लिन Ananda, the Buddha permitted at the Vaisali the admission of women to Buddhist Sangha as Bhikshuni. The first woman admitted as महाप्रजापति गौतमी, यानी जो गौतम बुद्ध जी थे अपने चेले या चेले के अनुरोध पर जो है वैशाली में जो है वुमेन को बुद्धिस्ट संघ में भिक्षुणी के रूप में जो है अनुमति दिए, यानी परमिशन दिया। और पहली जो वुमेन इसमें और जो शामिल हुए थे महाप्रजापति गौतमी जी शामिल थे या शामिल हुए। ये इसको और एक्सप्लेन करना चाहें तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति वैशाली में बुद्ध द्वारा दी गई थी और शामिल होने वाली प्रथम स्त्री महाप्रजापति गौतमी जी थे। अपने शिष्य यानी अपने प्रिय शिष्य, ध्यान रखें शिष्य नहीं बल्कि प्रिय शिष्य जो थे, आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों के बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की थी। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन इसका हुआ। तीसरा प्रश्न देखा जाए, वेयर डिड जहांगीर गिव थॉमस रो द अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम, यानी कहाँ पर जो जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर प्रदान किया था। तो तीसरे का सही आंसर बी है, अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में जो है जहांगीर मुगल कालीन जो बादशाह या शासक जहांगीर था उसने थॉमस रो को, यानी जो अंग्रेज यात्री था या दूत था जो राजा द्वारा भेजा गया था, उसको जो है अजमेर में मिलने की अनुमति दिया था जहांगीर ने। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तीसरे का। सर थॉमस रो मेट जहांगीर फॉर द फर्स्ट टाइम एट अजमेर इन जनवरी 1616, यानी 1616, यानी अजमेर में कब मिला था 1616 में ही। स्टेट इंडिया फ्रॉम 1615 टू 1619, यानी वो इंडिया में कब तक रहा, लगभग देखें 4 वर्ष तक रहा, 1615 से लेकर 1619 तक। एंड रिटर्न टू इंग्लैंड इन 1619 कैरिंग जहांगीर फरमान, यानी जहांगीर का फरमान लेकर के 1619 ईस्वी में वो इंग्लैंड लौटा। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर लेते हैं तो देखें, ध्यान दें कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, ध्यान रखें कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609, ध्यान रखें 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। यानी जो कैप्टन हॉकिंस 1609 में आया था, यह 1616 में आया था, यानी इसके देखें 7 साल बाद जो है सर थॉमस रो आया था, जहांगीर के दरबार में ही आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज देखें तो रेड ड्रैगन था। जबकि यहाँ पर देखें हम देख रहे हैं इसमें सर थॉमस रो को, तो यह है कि 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स फर्स्ट, यानी सम्राट जेम्स फर्स्ट ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल दरबार जहांगीर के दरबार में भेजा था। रो फरवरी 1919 ईस्वी तक भारत में रहा। रो जहांगीर एवं खुर्रम यानी शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ था। और भेंट कहाँ किया था, अजमेर में। और जानकारी इसमें ऐड करें तो 1616 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी का निर्माण कराया था। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्थ की अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री बनाने की इजाजत दी थी अंग्रेजों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तो 4 नंबर, एट विच प्लेस वाज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, यानी पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्थापित किया गया था, नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई थी भारत में पहली बार, यानी फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो चौथे का सही आंसर बी है, बी का मतलब मद्रास में स्थापित की गई थी। ये अक्सर पूछता है। ध्यान दें कि सारे प्रश्न जो है वह PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पूर्व की पूछी गई परीक्षाओं, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जिसमें PCS परीक्षा, RO परीक्षा, इसके अलावा APU परीक्षा, PCSC परीक्षा, पूर्व के जो लोअर परीक्षा, सारे परीक्षाओं का जो कलेक्शन है उसको बनाकर प्रैक्टिस सेट बनाया है, हिंदी में चाहे इंग्लिश में हो, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कंडक्ट वही संस्था करा रहा है। 4 नंबर देखें इसका एक्सप्लेनेशन। तो द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन मॉडर्न इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1688, यानी जो है आधुनिक भारत में जो सर्वप्रथम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना 1688 ईस्वी में देन प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ मद्रास में हुआ था।
5 नंबर प्रश्न जल्दी से देखें। तो इसमें 5 नंबर प्रश्न आपका यह है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड मैच लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यानी मैचिंग कराना है यहाँ पर। यह है क्या, न्यूज़पेपर और उसके एडिटर दिए गए हैं। 5वां में देखें तो यहाँ न्यूज़पेपर और उसके एडिटर हैं। तो 5वें का सही आंसर डी है। डी का मतलब 3214। 3214 का मतलब ये हुआ कि द हिंदू के जो एडिटर थे वो तीसरा यानी जी सुब्रमण्यम अय्यर जी द हिंदू के एडिटर हैं। इसके बाद देखें सुधारक जो न्यूज़पेपर है इसके एडिटर देखें तो गोपाल गणेश एंगर जी यानी मैच है। और देखें वॉइस ऑफ इंडिया के जो एडिटर थे पहले ये ब्रह्म जी मालाबारी जी थे। और द बंगाली के राइटर देखें तो ये भी मैच है, एस एन बनर्जी जी हैं। तो इस प्रकार से 3214 इसका आंसर सही हुआ 5वें का। इसका एक्सप्लेनेशन देख लें इस प्रकार से, जी सुब्रमण्यम अय्यर वाज द एडिटर ऑफ द हिंदू एंड गोपाल गणेश अगरकर एडिटेड सुधारक। ब्रह्मजी मालाबारी वाज आल्सो editorially associated the Voice of India and S.N. Banerjee edited the Bengali। छठा प्रश्न जल्दी से देखें, द फेडरल स्कीम एंड डायरेक्सी एट द सेंटर वेयर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। छठवें का सी इसमें आंसर बनेगा यानी द एक्ट ऑफ 1935। यानी ये कह रहा है कि द फेडरल स्कीम यानी जो है केंद्रीय प्रशासन और केंद्र में जो है वह द्विसदनी व्यवस्था कब भारत में स्थापित की गई थी। तो यह 1935 का जो एक्ट है उसके दौरान जो है केंद्र में जो द्विसदनी व्यवस्था की गई, जबकि राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था जो थी वो 1919 के एक्ट में थी, जबकि 1935 में उसको समाप्त करके केंद्र में स्थापित कर दी गई थी और संघीय व्यवस्था लागू की गई थी द एक्ट ऑफ 1935 द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द स्कीम इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। That Act 7th Schedule divided subject into the federal provision and concurrent यानी फेडरल का मतलब संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची जो कि वर्तमान में भी है। इन एडिशन डायरेक्सी यानी जो आपका है abolished in the province and provided at the center marking the onset provisional autonomy यानी प्रोविंस को जो है स्वायत्त कर दिया गया था इसके दौरान। 7वां प्रश्न देखा जाए तो For what initial period did the Constitution of India permitted the use of English language for all official purposes? तो 7वें का सही आंसर डी है, मतलब 15 ईयर तक था। For what initial period यानी कौन सी प्रारंभिक चरण के लिए did the Constitution of India भारत का संविधान जब बनाया गया permitted the use of English language for all official language purpose के लिए 15 वर्षों के लिए जो था यह कहा गया था कि यह अंग्रेजी लैंग्वेज प्रयोग किया जाएगा सभी जो है ऑफिशियल पर्पज़ के लिए 15 वर्षों के लिए कहा गया था, जो कि आज भी देखें इसका उपयोग है। यानी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 7वें का एक्सप्लेनेशन यह है कि अंडर क्लाज यानी जो काज दिया है सब आर्टिकल 2 ऑफ द आर्टिकल 343 यानी संविधान का अनुच्छेद 243 के जो क्लाज 2 में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन जिसमें जो है संघ की ऑफिशियल भाषा का वर्णन किया गया 343 में, इसकी सब आर्टिकल 2 है The use of English for all the official purpose for the Union of which it was being used immediately before the commencement of the Constitution were permitted 15 years यानी 15 वर्षों के लिए। Such commencement the Official Language Act 1963 continues this arrangement beyond the period यानी 1963 के एक्ट द्वारा इसे भी अभी भी बढ़ाया गया है। अगला इसमें 8वां देखें, who is यानी who is competent to notify the territorial limit of the municipality in the state। तो 8वें का सही आंसर जो बी बन रहा है। बी का मतलब द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट यानी संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है वह राज्य में म्यूनिसिपैलिटी स्टेट यानी राज्य में जो म्यूनिसिपैलिटी स्टेट होता है उसके टेरिटोरियल को लिमिट यानी राज्य को सीमित करता है। यानी राज्य के विषय के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, यानी मतलब नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि जो राज्य सरकार के, तो यह अधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्राप्त है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंडर आर्टिकल 243 पीडी यानी संविधान के अनुच्छेद 243 पीडी ऑफ पार्ट 9A संविधान के जो भाग 9A, संविधान के भाग 9 में देखें तो पंचायती राज है, भाग 9A या 9क में जो है वो नगर पालिकाएँ हैं, और भाग 9ख देखें तो उसमें जो सहकारिताएँ हैं यानी सहकारी समितियां हैं।
तो 9A जो है द म्यूनिसिपल एरिया की बात करेगी, द टेरिटोरियल एरिया ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इन द स्टेट नोटिफाइड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। नेक्स्ट इसमें देखें, नेक्स्ट इसमें दोनों वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी इंटरनेशनल ICJ इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका ए है द हेग। द हेग में इसका जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय या हेडक्वार्टर है। 9वें का देखें यह है यानी एक्सप्लेनेशन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड द हेग इन द नीदरलैंड, यानी है कहाँ, नीदरलैंड में द हेग है, यहीं पर जो है हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1945 यानी 1945 में इसका एस्टैब्लिश यानी स्थापना की गई। द UN चार्टर एंड बिगेन वर्क इन अप्रैल 1946 अमंग द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द UN, यानी ये जो है UN यूनाइटेड नेशन के 6 जो महत्वपूर्ण घटक हैं उसमें से एक ये है। इट इज़ ओनली द सिचुएटेड आउटसाइड द न्यूयॉर्क, और ये UN का एकमात्र ऐसा अंग है जो न्यूयॉर्क से बाहर है। इसमें जो 5 न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में है, और ये जो है छठा जो है द हेग में यानी नीदरलैंड में है हेडक्वार्टर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। अगला इसमें देखें 10वां नंबर, इन इंडिया द सुनामी वार्निंग सेंटर इज लोकेटेड, यानी भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर है, तो 10वां का जो सही आंसर है वह सी है। सी का मतलब ये हुआ हैदराबाद में है, यानी सुनामी वार्निंग सेंटर इंडिया में कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में है। हैदराबाद देखें तो वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। यह 2 जून 2014 से पूर्व जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश को विभाजन कर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बनाया गया। तो हैदराबाद जो है वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी, वहाँ पर जो है सुनामी वार्निंग सेंटर भारत का स्थित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग, द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, यानी इसका देखें आई से इंडियन है, टी से सुनामी है, ई से अर्ली वार्निंग सेंटर लोकेटेड इन हैदराबाद। इट इज़ द नेशनल अथॉरिटी प्रोवाइडिंग सुनामी एडवाइजरी सर्विस ऑफ इंडिया। 12 नंबर देखें, इसमें जो है हमने देख लिया, यानी 11 नंबर देखें, 10 हमने देखा, इसके बाद 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द मॉर्निंग स्टार, यानी मॉर्निंग स्टार के रूप में किसे जाना जाता है। मॉर्निंग स्टार का मतलब भोर का तारा या सांझ का तारा जो कहा जाता है वह वीनस यानी शुक्र को कहा जाता है, यानी भोर का तारा भी कहेगा या सांझ का तारा कहेगा तो वीनस या शुक्र को कहा जाता है। और इसको जो पृथ्वी की भगनी या बहन भी कहते हैं, वीनस को यानी शुक्र को कहते हैं। इसमें मरकरी बुध है, मार्स मंगल है, सैटर्न शनि ग्रह है। इसमें ध्यान दें कि ये जो मरकरी है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह देखें तो आपका जो है यह शुक्र ही है। इसके बाद मार्स है, इसके बाद तीसरे नंबर पर दूरी पर जो है ये मरकरी आता है पृथ्वी पर, और सैटर्न जो है शनि ग्रह जिसमें वलय छल्ले पाए जाते हैं, और सबसे बड़ा जो ग्रह है वह जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह है। और सबसे ज़्यादा देखें वर्तमान में जो उपग्रह हैं वो जुपिटर में ही है, और सैटर्न दूसरे नंबर पर है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो वेनस इज नोन इन द मॉर्निंग स्टार एंड आल्सो नोन इवनिंग स्टार, यानी इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों के नाम जानते हैं, वेनस यानी शुक्र को। इट इज़ सेकेंड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू सन, यानी दूरी के हिसाब से देखें तो दूरी के हिसाब से दूसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है सूर्य से, यह शुक्र। एंड ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई, सबसे चमकीला है, बिकॉज इट्स साइज एंड मास नियरली द सेम एज द अर्थ। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अर्थ ट्विन, यानी यह जो होती है भगनी या जुड़वा बहन के रूप में भी इसको जानते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सांझ का तारा, भोर का तारा, और पृथ्वी की भगनी ग्रह जो शुक्र को कहते हैं, वीनस को कहते हैं, याद रखें, इंग्लिश भी कई बार पूछ देता है, तो वीनस ये है। और पृथ्वी को देखें तो स्वयं अपनी पृथ्वी ब्लू प्लेनेट के रूप में जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जल है, अन्य ग्रहों पर जल नहीं है। थोड़ी सी और जानकारी ऐड कर लेने से थोड़ा सा एक्सप्लेन डिटेल में कर लेते हैं। देखिए वर्तमान में 8 जो है यानी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, जिसमें देखें तो सूर्य की दूरी के हिसाब से 4 जो है इसमें पार्थिव ग्रह हैं। शुरुआती के जो 4 ग्रह पार्थिव ग्रह कहते हैं, और आखिरी के जो 4 ग्रह उनको जो है बाह्य ग्रह के रूप में जानते हैं। और इसमें ध्यान रखें शुक्र और अरुण, मतलब एक खुद वीनस जो है, यानी वीनस के बारे में हमें जानकारी, वीनस और अरुण जो है, अरुण का मतलब 7वां ग्रह जो सूर्य से दूरी के हिसाब से यूरेनस है, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलते हैं, दक्षिणावर्त चलते हैं। अर्थात यहाँ जो सूर्योदय होगा अन्य ग्रहों के अपेक्षा जो होगा, यहाँ सूर्योदय जो होगा पश्चिम से होता है और सूर्यास्त जो पूर्व में होता है, उल्टा यहाँ पर चलता है कार्यक्रम। और शुक्र ग्रह के बारे में इतनी जानकारी देखें हमने कि यानी यह क्लॉकवाइज चलता है, दक्षिणावर्त चलता है, और पृथ्वी के भगनी ग्रह है, और भोज और सूर्य का तारा यानी भोर और
और सांझ का तारा भी इसको कहते हैं। और ध्यान रखें कि इसके कोई उपग्रह नहीं है, जैसे बुध का कोई उपग्रह नहीं, उसी प्रकार शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है। तो ये ज़्यादा डिटेल हमने शुक्र ग्रह को लेकर कर दिया। आप ज़्यादा डिटेल करेंगे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, इसलिए यहीं तक इसको रखते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। 12 नंबर जल्दी से देखा जाए तो द रिवर दैट फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड मैक्सिको, यानी कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और मैक्सिको के बीच में। तो 12 का सही आंसर सी है। सी का मतलब रियो ग्रांडले। रियो ग्रांडले जो रिवर या यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है या बाउंड्री बनाती है। एक्सप्लेनेशन देख लें यहाँ पर है, बोथ द रियो ग्रांडले एंड द कोलोराडो आर रिवर दैट लाई एमंग सेक्शन ऑफ द बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड मैक्सिको। दो नदियाँ हैं, रियो ग्रांडले और कोलोराडो रिवर दैट अलोंग सेक्शन ऑफ द बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। दो नदियाँ इसमें शामिल हैं। इसमें कोलोराडो नहीं दिया है बल्कि रियो ग्रांडे, इसलिए इसका सी आंसर से। 13 नंबर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी इसमें से जो दिया गया उसमें कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो डी इसका करेक्टली मैच नहीं, यानी हॉस्टन जो है ऑटोमोबाइल के लिए नहीं है। सिस इसमें सही है। ओसाका देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए है, योकोहामा देखें तो शिप बिल्डिंग के लिए है, और पीटर्सबर्ग देखें तो आयरन एंड स्टील के लिए है, जबकि हॉस्टन ऑटोमोबाइल के लिए नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। द करेक्ट मैचिंग ऑफ द सिटीज विच देयर रिलेटेड इंडस्ट्री एज द फॉलोइंग। सिटी देखें ओसाका टेक्सटाइल के लिए ये सही है, योकोहामा देखें शिप बिल्डिंग स्टील के लिए, पीटर्सबर्ग देखें तो आयरन स्टील, हॉस्टन देखें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड रिफाइनरी के लिए, ऑटोमोबाइल नहीं बल्कि ह्यूस्टन ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और द मेजर सिटी एसोसिएटेड विद द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो मेजर डिट्रॉयट में है। 14 नंबर देखें, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स सबमर्ज इन द ओशन, यानी समुद्र के अंदर की जो है वस्तुएं हैं डिटरमाइन किस इंस्ट्रूमेंट या सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट या उपकरण से इसको किया जाता है। तो 14 का सही आंसर जो डी यानी सोनार है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यानी सोनार का पूर्ण रूप देख लें, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, यानी सोनार का पूर्ण रूप है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग इज यूज्ड नेविगेटर्स टू लोकेट द ऑब्जेक्ट सबमर्ज इन द ओशन, यानी समुद्र के नीचे की वस्तुओं को इस सोनार से हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स आर सेंड इनटू द डेप्थ, यानी गहराई हाउस जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स को भेजा जाता है। द वेव्स स्ट्राइक टू ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न एंड इको, यानी वो टकराकर वापस आता है प्रतिध्वनिक रूप में। विच हेल्प डिटरमाइन द एक्चुअल पोजीशन ऑफ दिस समस्या, इस प्रकार से जो उसकी एक्चुअल पोजीशन का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो यह है, साउंड एबव व्हाट लेवल डेसिबल इज कंसिडर्ड हार्मफुल नॉइज पॉपुलेशन, यानी जो ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको डेसिबल यानी डीबी में नापते हैं। तो हार्मफुल नॉइज पॉल्यूशन के रूप में कौन सी है, इसमें दिया गया विकल्प है। तो 15 का सही आंसर सी है। सी का मतलब 80 डेसिबल से ऊपर जो होती है हार्मफुल नॉइज पॉपुलेशन के अंतर्गत आती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें, साउंड एबव 80 डेसिबल यानी डीबी फॉल्स इनटू कैटेगरी हार्मफुल नॉइज पॉल्यूशन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। यहाँ ध्वनि की तीव्रता के बारे में थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन कर लें तो ध्यान रखें, तीव्रता इंटेंसिटी माध्यम किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल होता है, यानी केवल बी इसमें बेल है, बी जो इसमें बेल होता है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता का मात्रक देखें वाट मीटर पावर 2 होता है, WM पावर 2 होता है। बेल एक बड़ा मात्रक यानी केवल बी रहेगा तो ये बड़ा मात्रक है। तब व्यवहार में से छोटा मात्रक डेसीबेल, डेसीबेल मतलब 10वां बी होता है, इसको डेसीबेल कहते हैं, प्रयुक्त होता है जो बेल का 10वां भाग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को जल्दी से इसमें देखते हैं। तो विच यानी फ्रॉम विच साइट वेयर 3 ह्यूमन स्केलेटन रिकवर फ्रॉम द सिंगल ग्रेव, यानी एक ही जो सिंगल ग्रेव थी उससे 3 जो है ह्यूमन स्केलेटन प्राप्त किए गए हैं। तो यह देखिए उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ में दमदमा है यहाँ से 3 शवदान मिले हैं। तो ये इसका आंसर बी हुआ। इस पर हम हिंदी वाले में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इसको एक्सप्लेनेशन करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, आप हिंदी वाले वर्जन में जाकर एक्सप्लेन देख सकते हैं। इसके बाद देखें, ये विच फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी इसमें पूछ रहा है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इसमें देखें डी सही नहीं, धौलावीरा बी के थापर जी ने इसका उत्खनन नहीं कराया था बल्कि RS बिष्ट जी ने कराया था। सिस इसमें सही है, हड़प्पा दयाराम साहनी जी ने कराया था। सर्वप्रथम इसी को 1921 में खोजा गया था। इसके बाद लोथल SR राव जी ने, सुतकोटदा JP जोशी जी ने कराया था, जबकि धौलावीरा जो कि गुजरात में है यह RS बिष्ट जी ने इसके उत्खनन करवाया था। इसके बाद देखें तीसरा इसमें नेक्स्ट इसमें प्रश्न है, द टीचिंग ऑफ द बुद्धा रिलेटेड टू, यानी इसमें जो है यानी जो
यानी बुद्धा रिलेटेड टू, इसमें किससे है, टीचिंग यानी शिक्षा किससे मिलती है, प्योरिटी एंड सेक्टिंग ऑफ द कंडक्ट, यानी व्यवहार में शुद्धता और पवित्रता जो है बुद्ध की जो है टीचिंग या शिक्षा से मिलती है। शेष इसमें उतने ज़्यादा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पोएट लॉरेट कोर्ट पोएट ड्यूरिंग शाहजहाँ, यानी शाहजहाँ के समय में, यानी शाहजहाँ देखें जो मुगल काल का संस्थापक बाबर रहा, इसका पुत्र फिर हुमायूं बनता है, हुमायूं के बाद जो उसका अकबर द ग्रेट मुगल काल बनता है। मध्यकालीन में बातों में सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में यह रहता है अकबर द ग्रेट। इसके बाद आता है जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ। शाहजहाँ काल को जो मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उनमें चौमुखी विकास होता है सारी चीज़ों का, चाहे वो साहित्य हो, कला हो, स्थापत्य कला इत्यादि का विकास होता है। तो शाहजहाँ का रीजन मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि शाहजहाँ के समय में तो कोर्ट पोएट कौन था, तो कलीम था, यानी था मदान के अबू तालिम कलीम जो था ये कोर्ट पोएट था। विच उर्दू न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड फ्रॉम द लाहौर बाय लाला लाजपत राय जी, 1907 में जो गरम दल के नेता लाला लाजपत राय जी थे, जिनका देखें तो साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में प्रदर्शन के दौरान जो सर पर लाठी लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्हीं का बदला लेने के लिए जो क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह ने जो है क्रांति की शुरुआत की थी, और जो था यानी सैंडर्स को गोली से मार दिए थे लाहौर जेल में। तो ये दूसरी घटना है, हालांकि इस पर हम चर्चा करते हैं। तो उन्होंने जो है उर्दू न्यूज़पेपर जो स्टार्ट किया था लाहौर से लाला लाजपत 1907 में, उसका नाम देखें तो वो वंदे मातरम, यानी पहला ये वंदे मातरम इन्होंने शुरू किया था। जबकि ये देखें पीपुल और यानी द पीपुल अंग्रेजी साप्ताहिक इन्हीं का था। इसके अलावा दी पंजाबी, यानी इसमें दिया नहीं है, द पंजाबी भी इन्हीं का साप्ताहिक था। लेकिन वंदे मातरम देखें तो 1907 में इन्होंने लाला लाजपत राय जी ने लाहौर से निकाला था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द प्रोविजन मेड द एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, तो ये पहला ही था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में स्थापित किया गया था, जिसमें एक जो मुख्य न्यायाधीश थे और 3 जो अन्य जज थे। ये पूर्व लेक्चर में हमने चर्चा कर लिया है, यानी हिस्ट्री वाले पार्ट में आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है। Which part of the Constitution of India mention the responsibility of the state towards the international peace and security? तो ये DPSP में दिया गया है। DPSP में जो अनुच्छेद 51 है उसी में यह आपका जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात कही गई, यानी राज्य के निश्चित तत्व में यह बात कही गई है। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर रहा, यानी सी रहा आंसर। इसमें देखते हैं तो ये कह रहा फॉर मूविंग एंड इम्प्लीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए नोटिस ऑफ द लिस्ट हाउ मेनी डेज, यानी अनुच्छेद 61 में ऐसी बात कही गई। 60 में जो होता अनुच्छेद वह राष्ट्रपति को शपथ होता, 61 में महाभियोग की बात कही गई। महाभियोग चलाने के लिए उनको 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक। नोटिस एट लिस्ट हाउ मेनी डेज इन रिक्वायर्ड, 14 दिन पूर्व उनको प्राप्त हो जानी चाहिए। द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी देखें तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में, यानी कुल देखें भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल मतलब 36 स्टेट यूनियन टेरिटरी, जिसमें 6 राज्यों में जो है वो विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ये 6 राज्य क्या हैं, उत्तर से देखें तो उत्तर यानी भारत के उत्तरी भाग से उत्तर प्रदेश और बिहार हैं, और दक्षिण पश्चिमी भाग से देखें तो महाराष्ट्र और कर्नाटका है, और पूर्वी भाग से देखें तो आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं। कुल 6 राज्यों में हैं। तो अलग अलग हर जगह होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो 1/6 आदि टोटल मेंबरशिप जो राज्यपाल जो होते हैं वह नॉमिनेट करते हैं, जबकि 5/6 भाग जो होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। और इसका लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत बनाई भी जाती है और विघटन भी किया जाता है। नेक्स्ट इसमें देखें विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज संबंधित कौन है, तो 42वां संविधान संशोधन, उस दौरान जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए थे, जबकि 2006 में जो है 83वां संविधान संशोधन द्वारा जो है वह बच्चों को पढ़ाने संबंधित जो शिक्षा संबंधित था उसको जोड़ा गया, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज लोकेटेड द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें जो त्रिपुरा है, क्योंकि देखिए अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है 7 सिस्टर में, इसके बाद आपका नागालैंड, फिर त्रिपुरा नहीं है बल्कि मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, फिर मणिपुर आता है, मणिपुर के जो नीचे है वो मिजोरम आता है। तो यहाँ देखें झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्वयं गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती और ये ऊपर है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 8 भारतीय राज्य हैं,
मणिपुर इसमें शामिल नहीं, उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर 8 भारतीय राज्यों देखेंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, ये विषुवत रेखा है, इससे ऊपर 23.5 डिग्री की रेखा कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है। तो ये 8 भारतीय राज्यों से गुजरती हैं, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। 8 भारतीय राज्य हैं। तो मणिपुर इसमें शामिल नहीं, ये उत्तर में स्थित है। विच आर द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें पूछ रहा है कौन सा जो मैच नहीं है। लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम जुपिटर है, सही है। जुपिटर मीन्स ये बृहस्पति सबसे बड़ा है। स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम मार्स, ये गलत है, यानी इसे रहना चाहिए मरकरी यानी बुध होना चाहिए। ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम वीनस यानी शुक्र, सही है। फास्टेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम नेपच्यून है। सबसे पहले प्लूटो था, लेकिन उसको 2006 में हटा दिया गया, तो नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह है। तो इस प्रकार से इसमें गलत जो सबसे स्मॉलेस्ट जो है मरकरी हो जाएगा, न कि मार्स है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द कोड गिवन बिलो। इसमें दिया गया है यानी ओशन है, उसमें सबसे गहरे जो पॉइंट दिए गए हैं, तो पैसिफिक ओशन मरियाना ट्रेंच होती है, यानी इसका सही आंसर देखें 13 का सही आंसर बी बनता है। बी का मतलब ये हो जाएगा 34/12, मतलब यहाँ पर ये हो गया ये। और अटलांटिक ओशन के सबसे गहरा जो है प्लूटो रिको ट्रेंच है। और इंडियन ओशन हिंद महासागर का देखें तो 1 है, यानी जावा ट्रेंच है। और आर्कटिक ओशन का देखें तो 2 हो जाएगा, यूरेशियन बेसिन है। नेक्स्ट इसमें देखें तो एम एच के मिनरल्स और प्रोडक्शन कंट्रीज में दे रहा है। तो सिल्वर देखें तो सिल्वर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मैक्सिको में होता है। इसके बाद देखें आपका जो मीका का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में है। और यहाँ पर देखें जो आपका है चिली जो है यह कापर का सबसे ज़्यादा। और ऑस्ट्रेलिया में देखें तो आपका आयरन ओर का प्रोडक्शन सर्वाधिक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं मिनरल्स प्रोड्यूसिंग कंट्री में सिल्वर मैक्सिको, मीका इंडिया में, आयरन ओर ऑस्ट्रेलिया में और कापर चिली में सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। यहाँ प्रोडक्शन सर्वाधिक मात्रा में होता है।